हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग KVS TGT WE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी अपने 4 एपिसोड कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग 5वां एपिसोड करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अब टेक्निकल वाले पार्ट को डील कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के डिसिप्लिन वाले सब्जेक्ट्स हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 60 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 61वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 61वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था। 61वां क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन अ हाइब्रिड मॉडल ऑफ अ ट्रांजिस्टर द पैरामीटर S22 कैन बी डिफाइंड एज। तो ये बेसिकली 2 पोर्ट नेटवर्क से क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही यहाँ पे 2 पोर्ट के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको दिखा रखे हैं। हो सकता है आपको न दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे इनको याद रखना है, क्योंकि आपको पता तो होगा ही लेकिन भूल जाता है। देखिए यहाँ पे जेड पैरामीटर की पहले बात करें, यदि हम लोग एक सेकेंड, हाँ, यदि हम लोग जेड पैरामीटर की बात करें तो जेड पैरामीटर जो होता है, देखिए उसमें V1 और V2 ये क्या होता है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। किस पे डिपेंड करता है? जो बचा है हमारा I1 और I2 पे, ठीक है। I1 I2 पे, I1 और I2 हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो अब जो हमारा यहाँ पे I1 I2 है, वहीं पे हमारा क्या हो जाता है Z11 Z22 Z21 और Z22, ठीक है। ऐसे ही फिर हमारा जो Y पैरामीटर होता है वो किस पे होता है, तो इसमें हमारा I1 और I2 इस बार हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट होता है वेरिएबल। किस पे डिपेंड करता है ये? V1 और V2 पे। देखिए 2 वाला जब भी रहेगा हमेशा पीछे रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। 2 वाला, ठीक है, 2 वाला हमेशा पीछे रहता है। अब हम बात करेंगे H पैरामीटर की। तो H पैरामीटर में क्या होता है, देखिए ये इनके मतलब यहाँ इसका जो Z पैरामीटर का V1 होता है और Y पैरामीटर का जो I2 होता है उससे मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे ये V1 और I2 के V1 और I2 इसमें क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। और I1 और V2, यहाँ पे I1 और V2 हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। देखिए V2 2 वाला हमेशा पीछे रहेगा, मतलब V1 और I2 अगर आपको पता चल गया तो अब बचा क्या हमारा I1 और V2, जिसमें 2 वाला मतलब V2 हमेशा पीछे रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो Z1 का तो आपको पता ही होगा, V1 V2, I1 का I1 I2, और जब S पैरामीटर की बात करें तो V1 और I2 के साथ I1 और V2 आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें भी हमसे क्या पूछा गया है, S22 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो S22 को यदि हम देखें तो यहाँ पे आएगा S22। अब S22 क्या होगा, यदि हम क्या कर दें, ये जो हमारे यहाँ पे है ये एक्चुअली I1 है, ठीक है, I1। तो अगर हम I1 को इनपुट को क्या कर दें, ओपन कर दें, तो I1 0 हो जाएगा और S22 जो है वो I2 अपान क्या हो जाएगा, V2। और I2 अपान V2 मतलब करंट अपान वोल्टेज, ये क्या होता है हमारा, एडमिटेंस होता है, जिसको हम कंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आउटपुट कंडक्टेंस विथ इनपुट ओपन सर्किटेड, ठीक है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है कि टू अप्लाई द सुपर पोजिशन थ्योरम ऑल कंपोनेंट्स मस्ट बी। तो अगर हम सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो जो कंपोनेंट्स हैं उसमें वो क्या होना चाहिए, तो वो बोथ लीनियर और बाईलैटरल होने चाहिए। तो लीनियर एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, R L और C। ये जो अगर हमारे जिस सर्किट में भी होते हैं तो वो सर्किट हमेशा लीनियर होती है, ठीक है। तो लीनियर, एक तो लीनियर होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा हमारा बाईलैटरल होना चाहिए। बाईलैटरल का मतलब क्या होता है, बाईलैटरल का मतलब होता है कि यदि कोई सर्किट है, यहाँ पे R, ठीक है, R है, या फिर बीच में कहीं इंडक्टर है, ठीक है, कैपेसिटर है, तो इनको अगर इस सर्किट को अगर हम इस साइड से देखें या फिर इस साइड से भी देखें तो इनके प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पे मान लीजिए कोई अगर वोल्टेज सोर्स भी है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि इनकी वैल्यूज़ बदल जाएँ, फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाएँ, दोनों तरफ से देखने पर इनकी प्रॉपर्टीज़ वहीं रह जाएँ। तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, बाईलैटरल, ठीक है। तो सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंपोनेंट्स को बोथ लीनियर एंड बाईलैटरल होना चाहिए। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, अगला वाला है 63वां कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिलीज हैज़ द मैक्सिमम नॉइज़ मार्जिन, ठीक है। तो मैक्सिमम नॉइज़ जो मार्जिन होता है वो किसका होता है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम नॉइज़ मार्जिन की, तो यहाँ पे DTL देखिए दिया गया है। और यहाँ पे जो DTL होता है, एक्चुअली DTL क्या होता है आपको शायद पता हो। तो DTL जो हमारा होता है वो डिजिटल ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है। उसके बाद हमारा क्या है, RTL जो कि रजिस्टर, एक सेकेंड, रजिस्टर ट्रांसफ़र लेवल होता है। और ECL जो होता है हमारा एमिटर कपल्ड लॉजिक होता है। और CMOS, ठीक है, CMOS क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नॉइस मार्जिन की, तो CMOS की जो नॉइस मार्जिन होती है वो काफ़ी हाई होती है और ECL जो होता है उसका काफ़ी पुअर होता है, ठीक है, पुअर। तो यहाँ पे पुअर वाला अगर पूछे तो ECL, और हाई अगर नॉइज़ मार्जिन पूछे तो CMOS का होता है, ठीक है।
आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें इजी भी हैं, कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये लगभग एक मॉडरेट पेपर था, मतलब टफ भी था और कुछ कुछ ईजी भी था। जैसे ये क्वेश्चन है कि a प्लस ए बार बी कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए a प्लस ए बार, यहाँ पे b है, ये हमको बताना है कि ये किसके बराबर है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस बी। देखिए 1 प्लस बी करने से क्या हुआ, अभी मैं बताता हूँ आपको। 1 प्लस जो b होता है ना, 1 प्लस बी, ये सिंपली 1 के ही इक्वल होता है। बस आप यहाँ b की जगह 0 रखें या 1 रखें, 1 ही देगा ये, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग केवल इसके साथ कपल करने के लिए यहाँ पे लाए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इसके साथ मिल करके प्लस इसके साथ मिल करके ये a b हो जाता है और यहाँ पे a बार b हो जाता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे a प्लस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, b कॉमन ले लेते हैं। जब b कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर जाएगा a प्लस ए बार, ठीक है। अब a प्लस ए बार जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास क्या बचा, a प्लस यहाँ पे b, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो a प्लस बी हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का कि इन अ सेमी कंडक्टर crystal if an energy band has a spread of 1 electron volt and if there are 10 to the power 22 discrete states in this band which are equally spaced in energy, then the difference between the two consecutive discrete state will be what। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें हमको पूछा गया है कि क्या होगा इनके बीच का डिफरेंस, 2 कंसेक्यूटिव डिस्क्रीट स्टेट्स के बीच का। तो पहली बात तो ये है कि जो डिस्क्रीट स्टेट्स हैं वो कितने हैं, टोटल 10 टू द पावर 22 हैं। और अगर हम बात करें कि एनर्जी बैंड हैज़ ए स्प्रेड, स्प्रेड कितना है इनके बीच का, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो हमसे पूछ रहा है कि पूछ क्या रहा है, ये बताया है कि यहाँ पे क्या बताया, डिस्क्रीट स्टेट इन दिस बैंड विच आर इक्वली, देखिए बोला है इक्वली स्पेस्ड है इन द एनर्जी, देन डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव मतलब कि हर एक के बीच में कितना का गैप है, ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 22 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वहाँ पे क्या है, अगर स्प्रेड है तो एक में कितने का हो जाएगा, एक में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे के 10 टू द पावर 22 हो जाएगा डिफरेंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 10 टू द पावर 22 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। इतने का हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट स्टेट हो जाएगा। तो इसलिए तीसरा जो ऑप्शन है उसका ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि आरसी नेटवर्क। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं जितना भी हो सकता है आपको डीप में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि उसमें कुछ आपको न समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बता दीजिए। देखिए 6वां क्वेश्चन हमसे है कि आरसी नेटवर्क शोन इन द फिगर कैन प्रोवाइड अ मैक्सिमम थ्योरेटिकल फेज शिफ्ट ऑफ। देखिए फेज शिफ्ट पूछा हमसे कि कितना मैक्सिमम थ्योरेटिकल फेज शिफ्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने आपके लिए पहले से ही सॉल्व करके रखा है, टाइम ना लॉस हो। यहाँ पे देखिए अगर मैं एक यहाँ पे केवल सर्किट ले लूँ, यहाँ का अगर केवल मैं ये वाला सर्किट ले लूँ बस इतना, तो हमें क्या मिलेगा। देखिए अगर मैंने केवल इतना लिया तो कुछ ऐसा, हम C को 1/j⍵c लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ का करंट पता कर लेते हैं। ये वाला करंट कितना होगा, IC का हो या IR का हो, क्योंकि ये ओपन ही है और हमको यहाँ पे V आउटपुट चाहिए। तो फेज शिफ्ट का क्या मतलब होता है, एक तो हमें ट्रांसफ़र फंक्शन अगर पता हो तो उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और एक फेज शिफ्ट उसका होता है, ठीक है। तो अगर उसका फेज शिफ्ट या मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले हम उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालें। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, V आउटपुट अपान V इनपुट। तो पहले अगर हमको IC पता चल जाए, चाहे हमको IR पता चल जाए, इसका करंट जो कि होगा इनपुट वोल्टेज अपान टोटल इम्पीडेंस जो कि R+1/j⍵c है। जब उसको हम लोग निकाल लेंगे तो यहाँ से हमको V आउट कितना मिल जाएगा, मतलब यहाँ का आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, जो यहाँ की करंट होगी और इनटू ये रेजिस्टेंस। तो उसको देखिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं रेजिस्टेंस से, तो कुछ इस तरीके का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V आउटपुट अपान V, इनको अगर नीचे ले आए तो अब ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफ़र फंक्शन। अब इस ट्रांसफ़र फंक्शन में हमको ये पता है कि यहाँ पे ये जो j⍵ है, ठीक है, j⍵ को एक्चुअली हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने s लिख दिया है, ठीक है, s लिख दिया है। और आपको पता भी है कि j⍵ जो होता है वो j की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है, ठीक है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है, ठीक है, RCS, यहाँ पे जो s है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और नीचे वाला जो 1+RCS है वो tan इनवर्स इमेजिनरी, यहाँ पे ही इमेजिनरी आएगा, j पार्ट अपन रियल, ये इमेजिनरी अपन रियल। तो 90 डिग्री माइनस समथिंग है,
तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री में से कुछ घट रहा है, तो यहाँ पे जो फेज शिफ्ट होगा वो 90 डिग्री से कुछ कम होगा। तो ये हमारा जो है कि 90 डिग्री से कुछ कम होता है। लेकिन अगर थ्योरेटिकली हम आर को जीरो कर दें, ठीक है, अगर सपोज करो आर को अगर थ्योरेटिकली हम लोग जीरो कर देते हैं तो फेज शिफ्ट जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। तो ये केवल एक सर्किट के लिए है, इतने के लिए। अगर ये कैस्केडेड में कनेक्टेड हैं तो जितने भी यहाँ पे ऐसे ऐसे सर्किट कनेक्ट है कैस्केड में, उनसे उनका गुणा हो जाता है। तो टोटल 3 सर्किट कनेक्ट हैं, ठीक है, आप देख भी सकते हो 1 2 और ये 3। तो अगर हम 3 का गुणा कर दें इसमें तो हमको पता चल जाता है कि टोटल कितना फेज शिफ्ट है। तो टोटल 270 का फेज शिफ्ट है यहाँ पे। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 270, ठीक है। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या यहाँ पे बताना चाह रहा था। अब देखिए 67th क्वेश्चन क्या है हमारा। 67th क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ वेन ब्रिज ऑसिलेटर इज गिवन एज। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर्स ऑफ वेन ब्रिज का क्या होगा यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वेन ब्रिज का, वो होता है F0 इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इन ब्रैकेट R1 C1 R2 और C2, ऐसा लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। जबकि अगर यहाँ पे क्या होता है R1 हमारा यदि R2 के बराबर हो जाता है और C1 C2 के बराबर हो जाता है, तब कहीं जा कर के जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस हो जाता है वो क्या हो जाता है 1/2 पाई √R1 C1, ठीक है, या R2 C2। लेकिन यहाँ पे केवल R और C दिया गया है, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर स्क्वायर हो जाता है, तो ये बाहर आकर रूट हट जाता है। तो इसका मतलब ये वाला हमारा करेक्ट होना चाहिए। मैं आपको क्लियरिफिकेशन के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये R1 है, ये C1 है, R2 है, यहाँ पे C2 है, ठीक है, ये R3 है, ये R2 और C2 हो गया। और जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस होता है ये होता है R1 R2 C1 C2। लेकिन अगर C1 C2 के बराबर हो गया, R1 R2 के बराबर हो गया, तो हमारा जो ऑसिलेशंस हो जाता है इसका स्क्वायर हो जाता है R1 का और क्या बोलते हैं C1 का, तो वो अंडर रूट हट जाता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस हमारा इतना आ जाता है। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ये वाला होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं पढ़ देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, तो नॉर और नैंड गेट जो होते हैं वो यूनिवर्सल गेट होते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या है कि ऐसे गेट जिनकी हेल्प से हम कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी अदर गेट, ठीक है, बिना किसी अदर गेट को यूज किए हुए हम किसी भी लॉजिक गेट को बना ले, उसको हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो नैंड और नार आपको याद रखना है कि ये यूनिवर्सल गेट हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि टेस्ला इज़ अ यूनिट ऑफ। तो टेस्ला किसका यूनिट है, देखिए टेस्ला जो है फ्लक्स डेंसिटी B, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स पर यूनिट एरिया। और फ्लक्स का जो होता है वो कितना होता है यूनिट वेबर, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं टेस्ला बोलते हैं, ठीक है, टेस्ला। तो फ्लक्स डेंसिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर का कि द कैपेसिटेंस C इज़ द मेजर ऑफ द कैपेसिटर्स पोटेंशियल टू स्टोर एनर्जी इन। तो किस में ये स्टोर करता है एनर्जी को, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है। अगर यहीं पे हमारा क्या होता इंडक्टर होता तो वो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है एनर्जी को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करो, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो। तो चलिए बस यहीं तक, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।